कैसे हो दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर और इमिग्रेंट्स को लेकर, जो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 550 मीटर प्लस हाइट में, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है उस टाइम की, वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप्स को बनाने में कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि आप इन्फ्लेशन को काउंट में लेकर चलोगे तो आज के ज़माने में $400 मिलियन के करीब है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, दो बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें, एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती, इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को ही इनको आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती हैं। जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये जहाज न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है उसमें बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। बड़े बड़े आइसबर्ग्स के पहाड़ मौजूद हैं जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। वार्निंग कोई इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। अक्सर समुद्र में ट्रैवल करने वाले जहाज एक दूसरे से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर बताते हैं कि इस एरियाज में बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 दफा बदलती है डेंजर को पीछे करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर ओवर के बराबर होता है, उतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है न्यूयॉर्क की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को और भी बहुत सारी आइस वार्निंग्स मिलती रहती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इस चीज को टोटली इग्नोर कर देता है। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था, कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी ऊपर होता है। लुकआउट पॉइंट भी इसे कहा जाता है। इसमें किसी को बिठा कर रखते हैं कि वो सामने नजर रख सके कि आगे क्या आ रहा है, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं। जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ही तेज रफ्तार से हवा चल रही थी। रात का टाइम था और ठंडी हवाओं की वजह से आंख में आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 10:39 पर फेडरिक फ्रीड नाम का एक बंदा इस क्रॉस नेस्ट पर बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, जो कि एकदम बिल्कुल सामने आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे सिग्नल भेज सके। फोन लगाकर ब्रिज पर चला कर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम को सुनते हैं और इंजन रूम में जाकर इसको बताते हैं जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाय 400 फुट था और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का मानना था कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ टकराव जहाज का फ्रंट राइट साइड की तरफ से हुआ। स्पेशली कहा जाए तो बो के पास हुआ। ये बो क्या है? इस फोटो में आप देख सकते हो कि सामने का ये वाला एरिया होता है बो के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे स्टन कहते हैं और ये नीचे जो सब बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ गिरता चला गया
और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा कैसे एक मेटल को काट सकता है। अपने फ्रिज में रखी बर्फ का अगर इस्तेमाल करोगे तो हाँ, वो उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये याद रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना ज्यादा होता है। अब कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी तेज रफ्तार गाड़ी एक दरख्त से लगने से उस गाड़ी का चकनाचूर हो जाता है। सिमिलरली इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था, ये खुद इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। इसके कुछ ही मिनटों बाद शिप के कैप्टन थॉमस एंड्रयू फौरन आए इसको देखने के लिए। इस जहाज को कितनी चोट पहुंची या इस डेंट की वजह से देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स इतने कमाल के थे। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी है यहाँ पर, नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर उसे बचा लेगी। दूसरा, जो पूरी हल की बॉडी है उसे 16 छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तो भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ ये शिप के साइड पर हुआ था। जो वो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए थे, जबकि लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट का पानी से भरने का मतलब ये था इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को ऑर्डर करते हैं कि डिस्टेंस कॉल भेजो रेडियो पर। आस पास के जहाज मौजूद होंगे, वो शायद हमारे सिग्नल पकड़ पाए और हमें बचाने के लिए आ जाएं। ये रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्टेंस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता। वो और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल्स को। करीबन 20 मिनट बाद 12:20 AM पर RMS कारपैथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के टेलीफोन ऑपरेटर से बात करता है। कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ और हम उन्हें बचाने के लिए जाएं। प्रॉब्लम ये थी कि जहाज है तो पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर स्टीयर्स और रॉकेट चलाते हैं हवा में, इस उम्मीद के साथ अगर कोई आसपास जहाज मौजूद होगा तो वो हमें देख पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा और किसी जहाज से कोई रिस्पांस नहीं आता। कैप्टन ऑर्डर कर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए शिप्स में मौजूद लाइफ बोट्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स के थ्रू औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स के थ्रू नीचे जाने में। पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उनको ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर यही मान रहे थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। इसीलिए जो पहली लाइफ बोट उतारी गई थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए थे। लेकिन टाइम के साथ साथ एक एक करके कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने भी रियलाइज कर लिया कि वाकई ये जहाज डूबने लग रहा है। जब पैसेंजर्स को रियलाइज हो गया तो जबरदस्त केओस हुआ और पैनिक में लोग इधर उधर भागने लग गए। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, जो आगे बो वाला हिस्सा था कि आगे वाला हिस्सा पूरा पानी में डूब गया। इसकी वजह से जो टाइटैनिक का पीछे वाला हिस्सा था वो पानी से बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हो गया तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिस पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे। लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से नीचे पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस केओस में कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि लाइफ बोट में अपनी जगह बना लें। कुछ लोगों ने अपनी मौत को देख लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेस के अकॉर्डिंग तकरीबन रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। फिर वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने के लिए। 1500 लोग जो जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ नीचे डूब गए, और जिन लोगों को तैरना आता था
वो हाइपोथर्मिया की वजह से ही मर गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन जॉन स्मिथ कहा जाता है कि आखिर तक अपने व्हील पर ही बने रहे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी गोली चलाकर अपने ऊपर। कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है तकरीबन 3:30-4 बजे, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट के थ्रू लोग निकल गए थे टाइटैनिक से, उन्हें ये जहाज बचा लेता है जो करीब 705 लोग थे। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद कई सवाल उठे, कई इंक्वायरीज कराई गई, कई कंट्रोवर्सीज आई, कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको देखकर काफी लोग शॉक्ड हो गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं ये कहूँ उस रात एक और भी जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज आइस वार्निंग का इस SS कैलिफोर्निया जहाज से ही आया था। उन्होंने कहा था बच के रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग हैं। उसके बाद 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज में जो टेलीफोन ऑपरेटर था उसने अपना टेलीफोन ही बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुक गया था। वो समुद्र में आगे नहीं जाना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रोक के रखा था। रेडियो टर्न ऑफ था, इसलिए कोई डिस्टेंस सिग्नल नहीं पहुंच पाया था उस तक। ये जहाज इतने करीब था टाइटैनिक के कि जो पैसेंजर्स वह ओरिजिन में इस जहाज को क्लियरली देख सकते थे। जब टाइटैनिक पे स्टाफ लोगों को लाइफ बोट्स में बैठा रहा था तो उनमें से एक क्रू ने कहा था कि वो देखो सामने जहाज दिख रहा है, वो हमें जल्द ही बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन ये कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए, फ्लेयर्स फेंके गए। इसमें सबसे बड़ा फेलियर यही था कि जहाज में सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें यही लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। और दूसरा, जो टाइटैनिक के कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली टाइटैनिक आइसबर्ग से जाकर टकराया उसी दिन सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोच कर के इस जहाज पर क्या जरूरत है, ये तो अनसिंकेबल है। अगली बड़ी गलती थी व्हील पर मौजूद रोबोट की, क्योंकि जब ऊपर से वार्निंग आई कि सामने आइसबर्ग है, जहाज को लेफ्ट साइड पर टर्न कर दो, तो पैनिक में आकर रोबोट ने राइट साइड पर टर्न कर दिया था। उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब लेके जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज की तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी में एक और बात सामने ये भी आई कि जो सी थी ये टाइटैनिक को बहुत सारी आइस वार्निंग्स मिलती रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्पीड को कम नहीं किया था। आखिर क्यों? क्योंकि इसके रीजन बताई जाती है, क्योंकि जो जोसेफ है टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के मालिक, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को ऑर्डर किया था कि जहाज स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फुल प्रेशर बना के रखा था कि टाइटैनिक अपना पहला सफर सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करेगा। इस एक डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे इंश्योर करवाया जा सके कि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर से बचा जा सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।